हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। पिछले लेक्चर में हम लोग डेंसिटी का फर्स्ट पार्ट अब्सोल्यूट डेंसिटी पढ़ चुके थे। तो आज जो है रिलेटिव डेंसिटी से कंटिन्यू करेंगे, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 10 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 9 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 9 देख ले। तो रिलेटिव डेंसिटी में भी दो केस होगा। पहला होगा फॉर सॉलिड्स और लिक्विड, और सेकेंड केस देखेंगे फॉर गैसेस। तो सॉलिड्स और लिक्विड के लिए रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जो है 1 ग्राम पर ml होता है। मतलब अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्राम पर ml में दिया हुआ रहेगा तो रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू भी सेम होगा, बस यूनिट लेस होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके पास मरकरी है तो डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13.6 ग्राम पर ml। पिछले लेक्चर में देखे थे एक क्वेश्चन में कि डेंसिटी वहां पे था 13,600 kg पर मीटर क्यूब। तो इससे आप ग्राम पर ml में निकाल सकते हैं, तो ये 13.6 होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम पर ml में 1 ग्राम पर ml होता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये सेम वैल्यू आ जाएगा। मतलब ग्राम पर ml में जो डेंसिटी होता है सॉलिड का या लिक्विड का, वही रिलेटिव डेंसिटी का भी वैल्यू होगा, बस यूनिट लेस होगा। जैसे डेंसिटी होगा 13.6 ग्राम पर ml, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी होगा सिर्फ 13.6, मतलब यूनिट लेस होता है रिलेटिव डेंसिटी। जैसे एग्जांपल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी लिक्विड। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, रिलेटिव डेंसिटी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। मतलब आपको मरकरी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलिए या रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली में मरकरी ही एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। बाकी जितना मेटल है सारा मेटल सॉलिड स्टेट में होता है, ये शायद आपको पता होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा डेंसिटी 13.6 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर ml होता है। वाटर का डेंसिटी जो होता है 1 ग्राम पर ml सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी टेम्परेचर अगर वेरी करता है तो डेंसिटी जो है लगभग 1 ग्राम पर ml होता है, नहीं तो उससे कम ही होता है, एग्जैक्ट 1 ग्राम पर ml नहीं होता है। तो यहाँ से जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू आ गया 13.6, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी लिक्विड होगा 13.6। ये पॉइंट ध्यान रखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी इन ग्राम पर ml है सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी या फिर उस सब्सटेंस का डेंसिटी इन ग्राम पर ml, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है। देखिए डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13.6 ग्राम पर ml और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 13.6 आया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का 13.6 है, सेम है। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो यूनिटलेस होता है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि जब वाटर के साथ डिवाइड करते हैं तो ग्राम पर ml से ग्राम पर ml कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए ये यूनिटलेस होता है। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस। तो इसमें गैस 2 का रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू गैस 1 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 1। और आपको पता है कि डेंसिटी किसी भी गैसेस का कैसे निकालते हैं? P मोलिकुलर मास ऑफ गैस। तो अगर गैस 2 है तो डेंसिटी ऑफ गैस 2 हो जाएगा P इंटू मोलिकुलर मास ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय R इंटू टेम्परेचर ऑफ गैस 2। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ गैस 1 भी इसी तरह से निकालेंगे, P मोलिकुलर मास ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय R इंटू T1। तो यहाँ से P R T कैंसिल आउट हो जाएगा, T1 नहीं T। तो इस तरह से मोलिकुलर मास ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ गैस 1। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस 2 विथ रिस्पेक्ट टू गैस 1 का फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 1, या फिर इसी को आप बोलिए मोलिकुलर मास ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ गैस 1। मतलब जीएमएम ऑफ गैस 2, मोलिकुलर मास वही तो होता है ग्राम मोलिकुलर मास, जीएमएम ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय जीएमएम ऑफ गैस 1। तो इन दोनों में से किसी फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब आपको एक डाउट होगा कि ये तो तभी होगा जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गैस का सेम हो, तभी तो प्रेशर सेम है तो प्रेशर से प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा और टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में डिफाइन ही होता है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए। तो इसलिए डेंसिटी का फॉर्मूला जब लगाएगा P मोलिकुलर मास ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय RT डिवाइडेड बाय P मोलिकुलर मास ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय RT। तो ये RT से RT कैंसिल आउट और प्रेशर से प्रेशर कैंसिल आउट, क्योंकि ये सेम चीज है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गैस का। इट इज डिफाइंड फॉर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है सेम टेम्परेचर और प्रेशर के लिए डिफाइन होता है, इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। मतलब अगर आपको मोलिकुलर मास दोनों गैस का पता है तो रिलेटिव डेंसिटी डायरेक्ट बता सकते हैं। ये फॉर्मूला लगा के डेंसिटी पहले नहीं निकालना पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ गैस 2 इक्वल टू पी एम बाई आर टी से डेंसिटी निकाले गैस 2 का, सिमिलरली पी एम बाई आर टी से डेंसिटी निकाले गैस 1 का, और उसके बाद रेशियो निकाल लिए। मोलिकुलर मास पता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी सेम टेम्परेचर और प्रेशर के लिए ही डिफाइन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू O2। तो यहाँ पे SO2 का रिलेटिव डेंसिटी आपको बताना है ऑक्सीजन गैस के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, SO2 का विथ रिस्पेक्ट टू O2, गैस 2 डिवाइड विथ रिस्पेक्ट टू गैस 1, तो मोलिकुलर मास ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ गैस 1। मोलिकुलर मास ऑफ गैस 2 आपका SO2 है तो मोलिकुलर मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ O2। तो SO2 का मोलिकुलर मास कितना होगा, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन दो ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2। तो SO2 का मोलिकुलर मास है 64 और O2 का मोलिकुलर मास है 16 इंटू 2 32। तो आपका रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा 2। नेक्स्ट है आपका वेपर डेंसिटी। तो ये जो है H2 गैस के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी में आपका गैस 2 विथ रिस्पेक्ट टू गैस 1 होगा। अब ये गैस 1 अगर फिक्स कर दिए कि अगर गैस 1 H2 गैस रहे तो उसको वेपर डेंसिटी बोलेंगे। मतलब वेपर डेंसिटी होगा डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब टेम्परेचर प्रेशर इस केस में भी सेम रहेगा, सिर्फ ये वाला जो है यहाँ पे गैस 1 के जगह H2 गैस इसको फिक्स कर दिए कि गैस 1 आपका H2 गैस है। तो H2 गैस के रिस्पेक्ट में अगर आप रिलेटिव डेंसिटी निकालिएगा उसी को वेपर डेंसिटी बोलेंगे। वेपर डेंसिटी क्या होगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू H2 गैस। तो जो गैस है उसका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ H2। तो मोलिकुलर मास ऑफ H2 2 होगा। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो दो हाइड्रोजन है तो इसका 1 इंटू 2 ग्राम होगा। तो मोलिकुलर मास ऑफ H2 2 है, तो वेपर डेंसिटी होगा मोलिकुलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। मतलब किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी उसके मोलिकुलर मास के हाफ होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर किसी गैस का वेपर डेंसिटी आपको पता है, अननोन गैस है, तो उसका मोलिकुलर मास आप बता सकते हैं, वेपर डेंसिटी इंटू 2 उसका मोलिकुलर मास हो जाएगा। तो इस तरह से मोलिकुलर मास भी फाइंड आउट किया जाता है वेपर डेंसिटी अगर किसी गैस का पता हो तो। जैसे एक क्वेश्चन है, weight of 5.6 liter of a particular gas at STP is 16 ग्राम। तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, तो देखिए 5.6 लीटर गैस का वेट है 16 ग्राम। मतलब अगर 22.4 लीटर गैस रहेगा तो कितना, सॉरी लीटर गैस रहेगा, हाँ, तो कितना ग्राम होगा, हमको लगा ये ग्राम है, गैस लिख रहे हैं इसको। तो 5.6 लीटर का वेट है 16 ग्राम, तो 22.4 लीटर का वेट हो जाएगा 16 इंटू 4, क्योंकि इसका 4 गुना वॉल्यूम हो गया तो वेट भी 4 टाइम्स हो जाएगा। या फिर आप इसको यूनिटरी मेथड डायरेक्ट लगाइए कि 5.6 लीटर का वेट 16 ग्राम, तो 1 लीटर का वेट होगा 16 डिवाइडेड बाय 5.6, तो 22.4 लीटर का वेट होगा 16 डिवाइडेड बाय 5.6 इंटू 22.4, तो ये 4 टाइम्स होगा तो 16 इंटू 4। तो 22.4 लीटर गैस यदि है तो उसका वेट है आपके पास 64 ग्राम। और ये आपको पता है कि एक मोल किसी भी गैस का यदि 1 मोल है तो वो जो है 22.4 लीटर वॉल्यूम क्रिएट करता है। मतलब अगर 22.4 लीटर मतलब आपके पास 1 मोल है उस गैस का, तो 1 मोल गैस अगर है तो उसका वेट हो रहा है 64 ग्राम। यही तो ग्राम मोलिकुलर मास है। ग्राम मोलिकुलर मास होता है वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। तो एक मोल का वेट 64 ग्राम, तो ग्राम मोलिकुलर मास पता चल गया। मोलिकुलर मास ऑफ गैस है 64,
तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, इसका हाफ, मोलिकुलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 2, तो 64 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा वेपर डेंसिटी 32। देखिए इस तरह से, यहाँ थोड़ा सा अंतर है, बस इंटरचेंज करने का तरीका, ये पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया फिर उस तरह से मोलिकुलर मास निकाला है। जैसे 5.6 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ये फॉर्मूला हम बताए थे, क्योंकि एक मोल के द्वारा वॉल्यूम है 22.4 लीटर और टोटल वॉल्यूम पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से निकल जाएगा, मतलब आपके पास 1/4 मोल्स है, तो 1/4 मोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेट है 16 ग्राम, तो 1 मोल का वेट कितना होगा, 64 ग्राम। 1/4 का वेट 16 ग्राम है, तो इसका 4 गुना अगर बढ़ गया, 1/4 मोल से 1 मोल हो गया, तो वेट हो जाएगा 64 ग्राम। तो एक मोल का वेट ही तो मोलिकुलर मास होता है, तो मोलिकुलर मास ऑफ गैस पता चल गया कि 64 ग्राम, मतलब अगर 1 मोल गैस का रहता तो आपके पास उसका वेट होता 64 ग्राम, तो वेपर डेंसिटी कितना होगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से 32। तो आप यूनिटरी मेथड भी लगाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला, पहले नंबर ऑफ मोल निकालिए फिर मोलिकुलर मास निकालिए, कुछ भी कीजिए सेम ही चीज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ अननोन गैस इज 0.05 ग्राम पर ml एट एसटीपी, वेपर डेंसिटी इक्वल टू व्हाट, सॉरी यहाँ पे 0.005 ग्राम पर ml है, ये ध्यान दीजिए, 0.05 नहीं है, 0.005 है, तो वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है एसटीपी पे, तो 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा 22,400 ml, क्योंकि 1 मोल सब्सटेंस जो है एसटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, या फिर 22,400 ml बोल सकते हैं, तो इतना वॉल्यूम आपके पास है, और डेंसिटी दिया हुआ है कि 1 ml के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वेट है गैस का वो है 0.005, तो 22,400 ml आपके पास यदि है तो कितना वेट होगा, तो 0.005 इंटू 22,400 ग्राम, इतना ग्राम वेट है गैस का, तो इसको आप कैलकुलेट करके निकालिए, ये आएगा 112 ग्राम। 22,400 ml मतलब आपके पास 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस का वेट है 112 ग्राम, यही तो मोलिकुलर मास होता है, तो मोलिकुलर मास पता चल गया 112 ग्राम, तो वेपर डेंसिटी इतना डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 56। देखिए वही चीज तो है कि मान लीजिए आपके पास 1 मोल है, ठीक है, तो 1 मोल के कारण वेट कितना होगा, वेट होगा जीएमएम, ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर वेट होगा, और इसका वॉल्यूम होगा एसटीपी पे 22,400 ml, एक मोल सब्सटेंस जो है एसटीपी या एनटीपी पे इतना ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो डेंसिटी हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास जो है 1 मोल का जीएमएम के बराबर होगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही तो ग्राम पर ml होगा, और डेंसिटी पता है 0.005, तो यहाँ से जीएमएम पता चल जाएगा 0.005 इंटू 22,400, वही चीज तो यहाँ पे किए हैं 0.005 इंटू 22,400, तो ये आता है कैलकुलेट करने के बाद 112 ग्राम, मतलब ग्राम मोलिकुलर मास पता चल गया इस तरह से। अब हम एक फॉर्मूला बताए थे, डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी इक्वल टू जीएमएम डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये जो है ग्राम पर लीटर में था, अगर आपको ध्यान हो यूनिट तो, मतलब जीएमएम डिवाइडेड बाय 22.4 भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो वैल्यू आएगा वो ग्राम पर लीटर में आएगा, तो आपको डेंसिटी को भी ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 0.005 ग्राम ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 ml इक्वल टू 10⁻³ लीटर होता है, तो 10⁻³ लीटर डिनोमिनेटर में है, तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका वैल्यू होगा 5.005 इंटू 1000, तो 5 ग्राम पर लीटर हो गया ना। वही चीज है कि आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, लीटर को ml में कन्वर्ट कीजिए, या फिर ग्राम पर ml को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कीजिए, एक ही बात है। अगर आप इस तरह से नहीं समझे तो आप समझिए, इसी का दूसरा तरीका है कि आप इस तरह से सोचिए कि अगर 1 ml वॉल्यूम है गैस का, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट होता है 0.005 ग्राम, तो 1 लीटर अगर रहेगा, मतलब 1000 ml अगर रहेगा, तो वेट हो जाएगा 0.005 इंटू 1000,
तो 0.005 इंटू 1000 होगा 5 ग्राम। तो पर 1000 ml वेट होगा 5 ग्राम। पर 1000 ml बोलिए या बोलिए पर 1 लीटर। पर 1 लीटर होगा वेट 1 ग्राम, यही तो डेंसिटी होगा 5 ग्राम पर लीटर। मतलब प्रति लीटर जो गैस का वेट होगा वो 5 ग्राम होगा, डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर। इस तरह से आप दोनों में से कोई तरीका से कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम पर ml से ग्राम पर लीटर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपर डेंसिटी ऑफ ए volatile metal chloride is 130.5 if the valency of metal is 4, determine the atomic weight of the metal। तो इसमें सबसे पहले मोलिकुलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड क्या होगा, वेपर डेंसिटी का डबल, क्योंकि वेपर डेंसिटी मोलिकुलर मास का हाफ होता है, तो मोलिकुलर मास जो है वेपर डेंसिटी का डबल हो जाएगा। तो ग्राम मोलिकुलर मास, वही मोलिकुलर मास मतलब, तो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा मेटल क्लोराइड का 130.5 इंटू 2, तो ये 261 ग्राम आएगा। तो जीएमएम पता चल गया। अब मेटल क्लोराइड का जो वैलेंसी है ये 4 है, मतलब M4 प्लस चार्ज होगा, वैलेंसी 4 तो M4 प्लस। अब Cl माइनस, क्लोरीन पे तो चार्ज निगेटिव रहता है, क्लोराइड आयन है तो Cl माइनस है, तो इस पे 4 पॉजिटिव चार्ज, इस पे 1 निगेटिव चार्ज, तो जो कंपाउंड बनेगा वो MCl4 रहेगा। एक मेटल और 4 क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन करके मेटल क्लोराइड बनाएगा MCl4। तो MCl4 का GMM पता है और क्लोरीन का GMM रहता है 35.5, तो MCl4 का GMM निकाल सकते हैं। MCl4 का ग्राम मोलिकुलर मास होगा वेट ऑफ मेटल, मतलब ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ मेटल M प्लस वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 4, क्योंकि 4 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन का वेट होगा 35.5 इंटू 4, ये जो है 261 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से ये 71 हो जाएगा, 71 इंटू 2 142 होगा, 71 ही होगा। तो मोलिकुलर मास ऑफ मेटल प्लस 142 इक्वल टू 261, तो यहाँ से मोलिकुलर मास आ जाएगा 261 माइनस 142, ये जो है 119 U आएगा। तो इस तरह से मोलिकुलर मास ऑफ मेटल जो है वो, सॉरी एटॉमिक मास ऑफ मेटल, मोलिकुलर तो ये पूरा मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास होगा, एक मेटल का तो एटॉमिक मास होगा ना, एक एटम है मेटल का, एक एटम, तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल होगा 119 U, या फिर मोलर मास ऑफ मेटल जो है वो 119 ग्राम हो जाएगा। मतलब एक मोल यदि मेटल का रहेगा तो उस केस में वेट इतना ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिछले लेक्चर में जो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताना था, वहां पे वेपर डेंसिटी पढ़े ही नहीं थे तो कहां से बताते, तो अभी देख लीजिए। आपके पास N2O, NO2 एंड N2O3 गैसेस है, और इसका जो मिक्सचर है उसका मोलर रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, मतलब अगर आपके पास टोटल 3 + 2 + 1 6 मोल है, मान लेते हैं 6 मोल है, तो उसमें 3 मोल्स N2O का होगा, 2 मोल्स NO2 का होगा और 1 मोल्स N2O3 का होगा, तभी तो इस रेशियो में रहेगा। 6 इसलिए लिए ताकि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 6 में से 3 मोल इसका, 2 मोल इसका, 1 मोल इसका, तो रेशियो हो गया 3:2:1, या फिर 6 के मल्टीपल में कुछ भी लीजिएगा तो उसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप 12 मोल है, टोटल नंबर ऑफ मोल जो है इसका 12 है, तो उसमें 3 × 2 6 मोल N2O का होगा, 2 × 2 4 मोल NO2 का होगा, 1 × 2 2 मोल N2O3 का होगा, ताकि आसानी हो आपको। तो बस हम 6 लिए हैं, तो 3:1 इस रेशियो में आपके पास दिया हुआ है। तो मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सी इंटू मोलर मास ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc। तो यही जो है एवरेज मोलिकुलर मास होता है। तो एवरेज मोलिकुलर मास आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए है 3 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ ए कितना होगा, नाइट्रोजन का वेट होता है 14, तो 14 इंटू 2 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 16 44, तो 44 इंटू
3 होगा, तो ये 132 आता होगा, देख लीजिए 4 इंटू 3 12, फिर 1 3। हाँ, अब NO2 का मोलिकुलर मास निकालिए, तो नाइट्रोजन के कारण 14, एक ही नाइट्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, तो 16 इंटू 2, तो 32 प्लस 14, तो ये 46 ग्राम होगा मोलिकुलर मास NO2 का। और आपके पास 2 NO2 है, तो 46 इंटू 2 नंबर ऑफ मोल ऑफ B इंटू मोलिकुलर मास ऑफ B, तो ये 92 आएगा, प्लस N2O3, तो N2O3 नाइट्रोजन के कारण 14, 2 नाइट्रोजन है, 14 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के कारण 16, 3 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 3, तो इसका वैल्यू आएगा 76, और एक ही मोल है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ C 1 इंटू 76 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये 3 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ से 50 आ गया। तो ये एवरेज मोलिकुलर मास आ गया गैसेस का। अगर ये तीनों गैस इस रेशियो में रहेगा तो हमेशा एवरेज मोलिकुलर मास आएगा 50, मतलब पर मोल जो वेट होगा वो 50 ग्राम होगा। तो अगर आपके पास 6 मोल था टोटल, तो वेट हो जाएगा आपके पास 300 ग्राम, तभी तो एवरेज निकाले, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल मोल 6 है, तो ये 50 ग्राम आया। तो वेपर डेंसिटी मोलिकुलर मास का हाफ हो जाएगा, तो इस तरह से वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा 25। मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर मतलब एवरेज मोलिकुलर मास निकालिएगा, क्योंकि हर एक गैसेस का मोलिकुलर मास तो अलग अलग होगा, तो आप वेपर डेंसिटी किस तरह से निकालिएगा, तो एवरेज निकाल लीजिए, उसके बाद उसका हाफ कर दीजिए, वही हो जाएगा मिक्सचर का वेपर डेंसिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ CO2 एंड H2 गैस कंटेन्स 12% H2 बाय मास, वेपर डेंसिटी इक्वल टू व्हाट। तो CO2 और H2 गैस का मिक्सचर है, जिसमें कि H2 गैस जो है 12% है बाय मास, तो परसेंटेज में आप सिंपल मानिए कि आपके पास 100 ग्राम है टोटल, आपके पास 100 ग्राम का सिंपल है, जिसमें से 12% H2 का होगा, मतलब 12 ग्राम हाइड्रोजन गैस है और 88 ग्राम CO2 गैसेस है। फिर से यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो एवरेज मोलिकुलर मास निकालिए, तो यहाँ पे 12 ग्राम H2 गैस है, तो 12 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल H2 गैस का कितना होगा, एक का वेट होता है 2 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2, तो GMM ऑफ H2 गैस होता है 2 ग्राम, तो 12 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 12, टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल, मतलब ग्राम मोलिकुलर मास, तो ये 6 होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ गया 6, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, तो इसका ग्राम मोलिकुलर मास होगा, कार्बन के कारण 12 और ऑक्सीजन के कारण 16 इंटू 2 32, मतलब 44 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स होगा 88 डिवाइडेड बाय 44, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आ जाएगा, सॉरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा 2, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 8 मोल्स है और टोटल वेट है 100 ग्राम, तो एवरेज मोलिकुलर मास होगा टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। टोटल वेट तो 100 ग्राम है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स 8 मोल्स है, तो एवरेज 8 मोल्स के कारण वेट आ रहा है 100 ग्राम, तो 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग 100 बाय 8 होगा एवरेज जो है लगभग, तो 100 बाय 8 एवरेज मोलिकुलर मास आ गया। तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मोलिकुलर मास का हाफ, तो 100 बाय 8 इंटू 1 बाय 2 मतलब 100 बाय 16, इसका वैल्यू आएगा 6.25। तो इस तरह से वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।